नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकप्रिय टीचर विकास दिव्य कीर्ति ने लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा की हार पर बड़ा बयान दिया। एक न्यूज एजेंसी में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैजाबाद से बीजेपी का हारना आश्चर्य वाली बात नहीं है। दिव्य कीर्ति ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि लोग अयोध्या को लेकर कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। रविवार को पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद अब एनसीपी एसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों का आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बिगुल बजा दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंचकुला में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया। दिल्ली और पंजाब के सफल प्रयोग के बाद पार्टी ने हरियाणा में भी फ्री बिजली, फ्री वे शिक्षा, फ्री इलाज, रोजगार और महिलाओं को मासिक भत्ता देने की गारंटी दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुंडा खवास इलाके में आतंकियों ने सेना के एक कैंप पर हमला किया है। सोमवार सुबह आतंकियों ने कैंप पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना के मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक अब भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि राजौरी के एक सुदूर गांव में सेना के शिविर पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार की ये यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मांग, जिसे कई लोग अवास्तविक कह देते हैं, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तब से ये मांग है। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र समझकर केंद्र सरकार की जो नीतियां चलती हैं, हम उसमें बदलाव चाहते हैं। हमें दोनों चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा भी और विशेष पैकेज। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग बना, तब से ये डिमांड है। अब नीतीश जी उस समय केंद्र में मंत्री थे, क्या बात हुई ये आज तक पब्लिक नहीं हुआ। या नहीं, दोनों चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेश पैकेज भी चाहिए। हाई पिच पर ले जा चुके हैं और फिर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे महागठबंधन के सहयोगियों की नहीं है। इस या को खत्म करिए। ये या बिहार को पच नहीं रहा है, सहज नहीं कर रहा है। देखिए, बिहार की ये मांग, जिसको कई लोग अनरियलिस्टिक बोल देते हैं, कई लोग अतिरेक में खैरात बोल देते हैं, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग बना, तब से ये डिमांड है। हमारी मुख्यमंत्री थी तभी राबड़ी जी, उन्होंने आंचल फैला करके अटल जी से मांगा था। अब नीतीश जी उस समय केंद्र में मंत्री थे, क्या बात हुई ये आज तक पब्लिक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब नीतीश जी, तेजस्वी जी साथ है, तभी ये मांग बलवती उठी। तो राजनीतिक दलों के अतिरिक्त बिहार में भी ये लग रहा है कि बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र समझ करके जो केंद्र की नीतियां उस हिसाब से चलती है, हम उसमें बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले। मुझे दुख है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे जदयू के सहयोगियों ने कुछ और कहा। बाद में एक राज्यसभा के उनके सांसद, मैं उनको सुन रहा था, वो विशेष राज्य या विशेष पैकेज बोल रहे हैं। ये या क्यों आ गया भाई? या नहीं, दोनों चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज भी चाहिए, ताकि अगर हिंदुस्तान अपनी प्रगति का सपना देखे, खाका खींचे, तो बिहार उसमें निचले पावदान पर ना रहे। लोकतंत्र में जनता की आवाज जो है वो विपक्ष होती है। विपक्ष में आप अभी बिहार में हैं, तो क्या आप लोग इस डिमांड को हाई पिच पर ले जाएंगे? हाई पिच पर ले जा चुके हैं और फिर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे महागठबंधन के सहयोगियों की नहीं है। इस डिमांड के साथ में नीतीश जी भी थे एक दौर में। अब क्या मजबूरियां हैं कोalition में, चूंकि जब मैंने उनके एक राज्यसभा सांसद को या लगाते देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। ये या क्यों लगा रहे हैं भैया? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, ये या कहां से आ गया? इस या को खत्म करिए। ये या बिहार को पच नहीं रहा है, सहज नहीं कर। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने ने सच्चाई नहीं बदल जाएगी। देश पर आपातकाल का काला अध्याय देश पर कांग्रेस द्वारा थोपा गया था। आपको पाखंड छोड़ना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांधी जी और उनके
नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें यह पता भी है कि संविधान की पुस्तक में कितने पन्ने हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, इसको लहराने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। ये जो काला अध्याय इमरजेंसी का देश पर थोपा गया था, ये किसी और के द्वारा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के द्वारा थोपा गया था। आपको हिपोक्रेसी भी छोड़नी चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए। आजकल श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वह है कांग्रेस और गांधी परिवार। 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डालकर इन्होंने पूरे संविधान ही बदल दिया। संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा कही जाती है, इन लोगों ने संविधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था। पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांधी जी और उनके नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें यह पता भी है कि संविधान की पुस्तक में कितने पन्ने हैं। राहुल जी, आज मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी जी जिस संविधान की कॉपी लोगों को दिखाते हैं, उन्होंने उसकी भूमिका, प्रस्तावना, प्रीफेस पढ़ा भी है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और इन्हें अगर अकल होती तो पहले संविधान पढ़ते और कम से कम ये जो कॉपी दिखाते इसको पढ़ते। जिसका पब्लिशर का प्रकाशित ये संविधान, ये जो कॉपी है, ये आजकल राहुल गांधी लिए चलते हैं। पहले इसकी भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए उसमें लिखा क्या है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है। भूमिका लिखने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून के जानकार थे, जिन्होंने संविधान को देखा और समझा और परखा है। और एक एडिशन, जो मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूं, कि भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार न्यायपालिका को धमकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी देती थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर आपातकाल लागू कर दिया, और इंदिरा गांधी जी को कमिटेड जुडिशरी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की। अपनी इस प्रस्तावना में के वेणुगोपाल जी आगे लिखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं जो फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है प्रस्तावना, और इसके कुछ अंश में आपको पढ़ के बताऊंगा भी। द देन लॉ मिनिस्टर के वेणुगोपाल has rightly written here, an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty, अगर आप यहां पे देखें तो an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which they did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not reoccur. Even after the amend, once confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. न्यायपालिका को खुली चुनौती और धमकी दी गई, या तो हमें मनमानी करने दें या फिर अंजाम बुरा होगा। राहुल जी, क्या आप इस विषय पर बोलेंगे? और इसी एडिशन में वेणुगोपाल जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर देश के प्रजातंत्र और संविधान को रौंदा। अब इसके 7वें संस्करण की भूमिका पढ़कर सुना देता हूं, जिसमें शंकर नारायणन जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो क्या लिखते हैं। अगर आप उसको भी देखेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided successive governments. और अगर आप इसमें अगले पन्ने पर देखेंगे, बड़ा स्पष्ट लिखा है, were it not for the strength of this document, Indira Gandhi would not have been compelled to end darkest episode
in independent India by ending the emergency, and the nation's poorest would not have been empowered by the Right to Information Act. अब ये लिखा गया था, संविधान उस समय के बुद्धिजीवियों बी आर अम्बेडकर जी हों, बी एन राव जी हों, सरदार पटेल जी वगैरह, इन सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही। संविधान पर चर्चा इन लोगों ने की और ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि नेहरूवियन सोशल पॉलिसी जो उस समय जिसकी मार देश पर पड़ती, उसकी बजाय संविधान दिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, और अंबेडकर जी को सत्ता से बाहर करने का भी और राजनीति से बाहर करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, इसको लहराने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और इसका प्रीफेस और फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो आप इसको जवाब दीजिए कि आप इससे सहमत हैं जो के वेणुगोपाल जी ने और गोपाल शंकर नारायण जी ने लिखा है। और ये जो काला अध्याय इमरजेंसी का देश पर थोपा गया था, ये किसी और के द्वारा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के द्वारा थोपा गया था। आपको हिपोक्रेसी भी छोड़नी चाहिए और देश से माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी सभा को संबोधित भी किया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो इस महीने के 31 तारीख तक जारी रहेगी। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चतुर्मास में से एक माना जाता है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से शिव जी से माना जाता है। इसी महीने से समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। जहां आज यानी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ है, तो वहीं सावन का पहला सोमवार भी आज ही है। इस बार सावन का महीना 19 अगस्त को समाप्त होगा। ऐसे में देश भर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे। देश का आम बजट 2024 और 25 में पेश होने वाला है। बजट से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार बजट के लिए चर्चा नहीं करती है, जो दिल में आता है वो करती है। बजट पेश होने के बाद बाकी पार्टियों को पता चलता है। सभी पार्टियों से पूछताछ करना, विचार करना, ऐसी प्रथा बीजेपी में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निगलेक्ट करती ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। पहले सर आपका ये होता था कि हर पार्टियों के आप अभिप्राय पूछते थे, उनसे बात करते थे बजट से पहले। आपको लगता है कहीं गवर्नमेंट अपना ही कंसिडरेशन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया, उस वक्त ही मालूम होता है। इसमें कोई पूछताछ, एक दूसरे का विचार करना, ऐसी प्रथा बीजेपी ने तो नहीं डाली। कांग्रेस ने लगातार सर बहुत सारे इशू को, स्पेशली टैक्स इशू और बॉर्डर इशू को लेकर बहुत सारे इश्यूज को रेज की थी। आपको लगता है सर कहीं इस बार गवर्नमेंट को कंसीडर करेगी सर? नहीं, अब देखेंगे, फिर एक बार उठाते हैं। देखो, ये चीज़ें ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है, और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे। ये गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निगलेक्ट करती ही आई,
और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। और जो जनता के तकलीफात है वो अगर पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में रखना चाहते हैं तो उसको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेल्यूअर्स है लोगों को मालूम हो, तो इसीलिए वो लोग मौका नहीं देते और खुद ये सारी चीज़ें तय करती है गवर्नमेंट। हम स्पीकर को ब्लेम करना, चेयरमैन को ब्लेम करना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो एजेंडा रहता है उसके मुताबिक वो प्रेशर टैक्टिस करते हैं सरकार वाले, तब ये चीज़ें आते हैं कि हाउस एडजर्न करना या कट शॉर्ट करना डिबेट, ये सारी चीज़ें सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं विपक्षी सांसदों से भी अपील करना चाहता हूं कि पिछली जनवरी से हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उसके साथ जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जो बात जनता को बतानी थी बता दी, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया। देशवासियों ने अपना फैसला दे दिया, अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य देश के लिए है। अब सभी सांसदों की ये जिम्मेदारी है कि वे दिल से ऊपर उठकर देश के लिए लड़ें। पीएम मोदी ने कहा कि कल जो हम बजट पेश करेंगे वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, ये बजट हमारे उन 5 साल की दिशा तय करेगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।